हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में दोस्तों आज का आपका टॉपिक रहेगा बिजनेस ऑडिट एंड अकाउंटिंग। दोस्तों, ऑडिट और अकाउंटिंग अकाउंटिंग अगर देखा जाए टोटल आपके चार है। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा बीकॉम करता होगा या एमकॉम करता होगा, या मान लीजिए वो सीए की तैयारी कर रहा है, सीएमए की तैयारी कर रहा है, सीएस की तैयारी कर रहा है, या आईसीडब्ल्यू ए की तैयारी, ये जितना आप कभी सुने होंगे। अगर आपने 11 से लेकर के 12 तक का, या कहीं कहीं मैंने देखा सर 9 से लेकर 10 तक का कॉमर्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर आपने बीकॉम एमकॉम अच्छे से पढ़ाई किया, अगर 11 12 अच्छे से किया है और प्लस बीकॉम और एमकॉम, आपके लिए सीए भी बहुत आसान होता है, सीएमए भी, सीएस भी, आईसीडब्ल्यूए भी। ये जितने कोर्स हैं सब प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, जिसमें आप सीएस एक कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए एक कॉस्ट अकाउंट मैनेजमेंट बोनर सी, और आपका ये सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीडब्ल्यूए पूरा एक कॉस्ट अकाउंट का ही इसका हेड ऑफिस अगर देखा जाए, एक एक का हेड ऑफिस की पहले बात करते हैं। सीएस का आपको मिलेगा नोएडा में, और आईसीडब्ल्यू आपको कोलकाता में, और सीए की आपको दिल्ली में। अब वैसे इनकी ब्रांच अलग अलग जगह भी खुला है, लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है, ऐसे इनका भी अलग अलग ब्रांच, लेकिन मेन हेड दिल्ली और मेन हेड नोएडा और इनका मेन हेड कोलकाता है। अब जिनको बहुत से बच्चे होते हैं 11 12 कर लेते, बाद उनको डिसीजन लेना होता है क्या पढ़ाई करें, क्या आगे बढ़े। अगर आप मान लीजिए 11 12 अच्छे से कर लिए हैं और बीकॉम में एडमिशन ले लो, बाकी आप सीएस या सीए जो अगर आप करोगे सब कुछ आप पढ़ाया जाता है, सब कुछ सीएस में भी सब कुछ रहता है आपका। कौन कौन सा कोर्स जो, इसलिए थोड़ा एडवांस बात करें दोस्तों कि यार पता चला आप कहेंगे सर यूजीसी नेट आप बताने जा रहे थे। यूजीसी नेट का ये क्या है? इस अगर जो यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है वो सभी को पढ़ा सकता है, सभी को, सीएस को भी, सीएमए को, सीए को भी, आईसीडब्ल्यूए को, बीकॉम को, एमकॉम को, वो सबको पढ़ा सकते, क्योंकि वो इतना डीपली चीजें पढ़ लेता है जो नेट क्वालिफाई हो जाता है। क्योंकि वो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको सिर्फ ये नहीं होता, ये नहीं है कि आपको अकाउंट बताओ, वो ये पढ़ता है अकाउंट कौन सा स्टैंडर्ड में आएगा, अगर पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, ये अकाउंट है क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या रीजन, तो डीपली चीज रिसर्च करता है। और जब कोई चीज रिसर्च करके चीजें लाया जाता है तो क्या करेगा, कंपेयर करके चीजों को बेहतर बताता है। तो आज का जो टॉपिक है ऑडिट और अकाउंटिंग, ऑडिट एंड अकाउंटिंग। अब इसमें क्या समझना है, देखिए ऑडिट मीन्स होता है किसी भी चीज का जांच करना, चेक करना। जैसे आप क्या चेक करते हैं, बिजनेस का बैलेंस शीट चेक करना। और जो आपका बिजनेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस कई प्रकार के, अब आप पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी होती हैं, गवर्नमेंटेड होती हैं, अब बस यही होती है। अब जो आप चाहे प्राइवेट करो चाहे गवर्नमेंट का करो, अब इसमें क्या करेंगे आप ऑडिट, लेबर का ऑडिट करेंगे, मटेरियल का ऑडिट करेंगे, ओवरहेड का ऑडिट करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी का ऑडिट करेंगे। लेकिन ये जो ऑडिट होती है किसकी, बैलेंस शीट की। बैलेंस, ये जो आपका बैलेंस शीट होती है ऐसे बनाया जाता है, यहां पर दिखाते हैं। एक साइड आपका रहता है लायबिलिटी, अर्थात ये फिक्स्ड लायबिलिटी, और एक करंट लायबिलिटी, यहां पर फिक्स्ड एसेट और एक करंट एसेट। इन्हीं का आप चेक करते, जांच करते, इन्हीं को बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये जो होता है इसी का आप जांच करते हैं, और हर एक कंपनी बनाती है इसकी बैलेंस शीट, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट हो। ये अब कभी कभी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर जब बनाते तो उसी बोलते हैं पीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कभी कभी इसको परचेजिंग पावर प्रायोरिटी भी बोलते हैं, वो अलग अलग है, लेकिन यहां पर जो है पीपी बोल। तो ऑडिट का मतलब बेसिक यही समझ जाओ आपका,
ऑडिट कब कब होता है? मंथली ऑडिट होता है, ईयरली ऑडिट होता है, 6 मंथली ऑडिट होता है। अगर आप कोई फैक्ट्री कंपनी चलाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कितना मटेरियल, कितने लेबर है, उनकी भी ऑडिट होती है। ऑफिस की ऑडिट होती है, फैक्ट्री की ऑडिट होती है, हर एक प्रकार की ऑडिट चेक की जाती है। ऑडिट मतलब ये चेक करना भाई काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वास्तव में जितने लेबर की आवश्यकता था वास्तव में उतने लेबर हैं। कंपनी में जिस क्वालिटी का मटेरियल यूज करना था उस क्वालिटी का मटेरियल यूज हो रहा कि नहीं हो रहा। पता चला कभी कल आप देखते होंगे लेबल लगा दिया ओरिजिनल का और मटेरियल यूज हो रहा थर्ड क्वालिटी का, इसीलिए ऑडिट किया जाता है, जांच किया जाता है, चेक किया जाता है। बस इतना ही समझना आपको, बेसिक चीज नहीं है। और ये थ्योरिकल में यही सारी चीज होता है, लेकिन जो मेन पॉइंट आपको पढ़ना होता है, यहां पर हम बात करेंगे अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग अगर देखा जाए टोटल 4 अकाउंट होता है। आप सोचेंगे 4 अकाउंटिंग कौन कौन? एक होता है आपका फाइनल अकाउंट, कहीं कहीं उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। दूसरा होता है कारपोरेट अकाउंट, तीसरा होता है कॉस्ट अकाउंट, चौथा होता है मैनेजमेंट अकाउंट। देखिए नंबर 1 फर्स्ट आपका फाइनल अकाउंटिंग, दूसरा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तीसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और फोर्थ आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 4 अकाउंटिंग आपको पढ़ना पड़ता है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनल अकाउंट जो पढ़ाया जाता है, पहले इसको ये लोग 11th और 12th में खूब पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट 11th और 12th में पढ़ाया जाता है, बट कॉस्ट शीट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी आपका रहता है 11th 12th में पढ़ाया जाता है कॉस्ट शीट। उसके बाद बीकॉम वगैरह में ज्यादातर पढ़ाया जाता है। अब यहाँ से यही 4 अकाउंट आपका जो ICWA की तैयारी करते हैं कॉस्ट अकाउंट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ते हैं, CA की तैयारी जो करते हैं फाइनल अकाउंट भी पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ेंगे, वो सभी अकाउंट पढ़ेंगे। लेकिन CS की तैयारी जो करते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। लेकिन अब 4 अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना है एक एक करके यहाँ पहले बात करते हैं। पहले बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनल अकाउंटिंग। इसमें क्या क्या टॉपिक है उसको हमें पढ़ना है। इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे एक एक करके। फाइनल अकाउंटिंग शुरुआत होता है आपका जैसे बुक कीपिंग क्या है, जर्नल एंट्री क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग क्या है, देन एडजस्टमेंट क्या है, उसके बाद आपका बैलेंस शीट क्या है। ये सभी प्रोसेस आपका होता है कौन सा? फाइनल अकाउंटिंग, अर्थात फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं, फाइनेंशियल फाइनल अकाउंटिंग है, फाइनल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल तब होता है दोस्तों जब आपका ये बोला जाता है वित्तीय वर्ष जब आपका आता है, जब 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च का क्लोजिंग होता है। तो फाइनल अकाउंटिंग में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ये चीज होता है। क्या क्या आपका होता है? पहले आपका बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग। दूसरा जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या है। तीसरा आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट उसके बाद आपका एडजस्टमेंट, नेक्स्ट लास्ट में बनता आपका बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ये पूरा प्रोसेस होता है आपका फाइनल अकाउंटिंग का, ये सभी लोग पढ़ते होंगे। और उसके बाद और इसमें एक जुड़ा है दोस्तों, बीच में लिख रहे हैं, चलो यहां लिख देते हैं लेजर, यहां लिखते हैं बुक कीपिंग, जर्नल एंट्री, ये यही लिख देते, कोई बात नहीं, लेजर अकाउंटिंग। आप समझो ये इतना पूरा बेसिक आपका होता है फाइनल अकाउंटिंग का। और उसके बाद थोड़ा 2-4 टॉपिक एडवांस आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड,
स्टैंडर्ड, और एक होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वही चीज आपको यही समझो। दूसरा पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद कन्वर्जन या कन्वर्जन बोलते हैं, कन्वर्जन सर्च अकाउंटिंग, ये बेसिक चीज बस। ये सब मिला करके आपको बनता है फाइनल अकाउंटिंग। पहले इसको समझेंगे। बुक कीपिंग क्या होता है? शुरुआत में बुक कीपिंग वो होता है जैसे कोई भी साहूकार हो, कोई छोटा सा दुकानदार वाला होगा या बड़ा सा मान लीजिए होटल होगा चाहे रेस्टोरेंट होगा, हर एक व्यक्ति एक बुक कीपिंग बनाता है और उस बुक कीपिंग में क्या लिखा रहता है? सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, मेमोरेंडम, रेंडम, कंट्रा, इस प्रकार का आपका देखते होंगे। पेमेंट, रिसीव्ड, इस सब पॉइंट के ये आपका होता है बुक कीपिंग का। अब जैसे बुक कीपिंग में मान लीजिए कोई और एक कैश, बस आप देखते होंगे शुरुआत में लिखा जाता है बुक कीपिंग, जैसे कोई चीज आपने बेचा, तो अगर आपने कोई गुड्स बेचा है तो उसको सेल्स में दिखाएंगे, कोई चीज खरीदा है तो परचेज में दिखाएंगे। इन्हीं सब चीजों को ऑडिट किया जाता है दोस्तों। बाद में सेल्स रिटर्न, पता चला कोई माल बिका था फिर वापस आ गया, अच्छा नहीं लगा तो उसको सेल्स रिटर्न में दिखाएंगे। परचेज रिटर्न हो गया, कोई चीज आपने खरीदा फिर उसको वापस कर दिए। मेमोरेंडम, कोई चीज संदिग्ध में है तो उसको मेमोरेंडम की बिका था कि नहीं बिका, डाउट में है, मेमोरेंडम बना। कंट्रा, जो भी चीज आपके पास से बिक रहा है कि हाँ इसको दिखाना ही है। पेमेंट, कंप्यूटर में जो टैली सिखाया जाता है यही सारी पॉइंट उसमें होता है। 7 वाउचर, 28 ग्रुप और 3 लेजर, बेसिक चीज यही शुरुआत होता है। जो टैली सीखते हैं ये चीजें उनको रटाया जाता है। फिर पेमेंट का पेमेंट में दिखाएंगे, रिसीव्ड हो गया पैसा रिसीव हो गया, कैश मतलब है जो चीज कैश एकदम नगद में बिकता है उसको दिखाएंगे। ये सारी पॉइंट होता है कौन सा? बुक कीपिंग। फिर इसी बुक कीपिंग के आधार पे आप बनाते हैं जर्नल एंट्री। लेकिन जर्नल एंट्री करने से पहले आप पढ़ेंगे लेजर अकाउंटिंग, ये चीज हमें बताना था दोस्तों। लेजर क्या पढ़ेंगे? इसमें 3 अकाउंट बनाएंगे, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कौन कौन सा? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये सभी चीजें आपका पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो लेजर जो बेसिक आपके बनते हैं 3, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो किसी व्यक्ति के नाम से इंडिकेट करता होगा। जैसे आप किसी का नाम ले लो, महेश, सुरेश, रत्नेश, बिंद्रेश, दिनेश, महेश, जो भी व्यक्ति का नाम आप लोगे जो किसी व्यक्ति से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। आप जैसे मान लीजिए किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आप क्या करवाते हैं? खाता मीन्स अकाउंट, तो आपका पर्टिकुलर कोई नाम होगा। दूसरा इसी में होता है आपका एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट उसे बोलते हैं जैसे कोई डिग्री कॉलेज को किसी व्यक्ति के नाम से इंडिकेट कर, वो भी किसमें आएगा? पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट किस? अब इसमें पर्सनल का 2 चीज को याद रखना, एक कब डेबिट होगा और कब एक क्रेडिट होगा, ये बात याद रखना। ये क्या है? डेबिट क्रेडिट। जो भी चीज आपके पास आती होगी, अगर कैश आपके पास आएगा, मान लीजिए सुरेश ने आपको 100 रुपया दिया तो आपके पास क्या आया? कैश आया। तो जो आने वाली चीज को हमेशा क्या करोगे? डेबिट। जो आपके पास से जाएगा उसको क्या आप करोगे? क्रेडिट। तो इन जो होगा डेबिट, आउट जो होगा वो क्रेडिट। इस बात को याद रखना। आने को इनकमिंग को इनकमिंग
इनकमिंग मतलब जो आया वो डेबिट, आउट गोइंग जो आपके पास से गया अर्थात आउट गोइंग, उसको हम बोलेंगे क्रेडिट। अब ये क्या है डेबिट, क्या है क्रेडिट? भाई मेरे पास 100 रुपया मान लीजिए मिला, बैंक ने मुझे 100 रुपया ब्याज दिया, तो मेरे पास इंटरेस्ट आया, तो मैं क्या लिखूंगा? अब मान लीजिए मैंने पैसा मेरे पास आया, तो किसने दिया? बैंक। तो कैश अकाउंट DR टू बैंक, टू बैंक। या कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति ने मुझे पैसा दिया, सुरेश ने मुझे पैसा दिया, तो लिखूंगा। आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं कैश अकाउंट DR, या उसके बाद अपना नाम डाल दिया, उसका लिख देंगे कि भाई मान लीजिए सुरेश ने दिया, सुरेश अकाउंट DR टू किसके? मेरे पास क्या गया? तो किसके अकाउंट में ऐड हुआ? मेरे पास। आया किससे? सुरेश से। तो आने वाले डेबिट करो, जाने वाले क्रेडिट। अब मान लीजिए मैंने किसी को 100 रुपया दिया, तो मेरे पास 100 रुपया गया, किसको दिया? अब जिसको दिया उसका नाम लिखेंगे डेबिट, और क्या गया मेरे पास से? कैश गया। तो इस चीज को याद रखना, इनकमिंग और आउटगोइंग, बस इतना याद। आने को डेबिट, जाने को क्रेडिट करना। यही चीज आपको रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट में क्या होगा? यहाँ कोई गुड्स से नाम जुड़ा होगा, हमेशा ये गुड्स से किसी वस्तु से नाम जुड़ा होता है। जैसे पेन है, कॉपी है, कोई भी वस्तु जितने होंगे सब गुड्स से जुड़ा होगा। जैसे आपने मान लीजिए चेयर खरीदा, तो चेयर आपके पास क्या है? गुड्स आया। आपके पास से क्या गया? पैसा गया। आपने इसे लिखोगे गुड्स अकाउंट DR टू कैश, आपके पास से पैसा गया। या टू सेल्स भी लिख सकते हो। तो या आपने कोई चीज बेचा, तो आपके पास क्या है? कैश अकाउंट DR टू गुड्स टू सेल्स, ऐसे भी हो सकता है। अर्थात अगर आपके पास कोई गुड्स आया, मान लीजिए मैंने पेन खरीदा, ऐसे समझो कि मैंने पेन खरीदा, तो मेरे पास क्या आया? गुड्स, पेन आया। तो एक प्रकार से पेन अकाउंट DR, क्या मेरे पास गया? पैसा टू कैश। इस चीज को याद रखना, गुड्स से। इसको रियल अकाउंट हमेशा गुड्स से जुड़ा होता है, और पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा होता है। नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट होगा तो डेबिट, लॉस होगा तो क्रेडिट। बस इस चीज को याद रखना। भाई प्रॉफिट होगा तभी तो आप डेबिट करा। मेरे पास पैसा आया, मान लीजिए प्रॉफिट। नॉमिनल में, रियल में, नॉमिनल में क्या होता है? इसको कहेंगे फिक्टिटियस अकाउंट भी बोलते हैं। तो नॉमिनल मतलब होता है जैसे आप प्रॉफिट हो जाता है, अचानक प्रॉफिट हो गया। कैसे? जैसे कभी काल आप देखते होंगे सरसों आप तेल निकलवाने जाते हैं, तो कभी काल तेल निकल गया और आपको खली मिल गया। खली मतलब वो खली नहीं, खली जिसमें सरसों के बाद जो उसके छिलके निकलते हैं, अवशिष्ट पदार्थ मिलता, तो उसको आप बेच करके पैसा कमा लेते हैं। तेल के तेल हो गया, पैसे पैसे। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस चीजें देखना पड़ेगा। कभी काल आप देखते होंगे कोई वस्तु आप खरीदते हो, उसके एवज में आपको छोटा मोटा गिफ्ट मिल जाता है, तो एक प्रकार से प्रॉफिट हो जाता है। कभी काल कोई वस्तु आप लेके जा रहे थे, आपके लिए लॉस हो जाता है। अचानक लेके जा रहे थे, मान लीजिए कि आप गैलन में तेल भर के लेके जा रहे थे, अचानक डब्बे में लीक हो गया, पैसा आपका तेल गिरना शुरू हो गया, तो आप क्या लिखोगे? लॉस हुआ। ये जो नॉमिनल होता, कभी का कुछ चीज फिक्टिटियस रूप में, नाम मात्र में कोई चीज घटनाएं घटती रहती हैं, तो उसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जब ये तीनों अकाउंट समझ जाते हैं, तब हम करते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री किसका करेंगे? अब जैसे सेल है, तो सेल किस चीज का होगा? गुड्स का होगा। परचेज होगा तो गुड्स का होगा। सेल्स रिटर्न गुड्स का होगा। परचेज रिटर्न गुड्स का होगा। अगर मान लीजिए हमने किसी से पैसा प्राप्त किया है, तो कोई व्यक्ति दिया होगा तो पर्सनल अकाउंट में डाल देंगे। किसी को हमने कैश और पाया तो पर्सनल अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। और कभी का कोई प्रॉफिट एंड लॉस अगर मान लीजिए हो गया, लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, तो इसको हम किस में दिखाएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। ये चीज को या उसी के आधार पर हम फिर क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री करने के बाद तो हम बनाएंगे क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स होता है जिसमें आपका डेबिट साइड में सब डायरेक्ट खर्चे दिखाए जाते हैं, और राइट साइड में आपका सेल्स या सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न लिखा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब डायरेक्ट खर्चा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट खर्चा। अब डायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है? जैसे आप घर बनाते हो, तो घर बनाओगे तो आपका जो मतलब ईंट लगता है, बजरी लगता है, सरिया लगता है, सीमेंट लगते हैं, लेबर लगते हैं, मटेरियल, सब किससे जुड़ा है? ये डायरेक्ट खर्चा है, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। या इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट वो होता है जब कभी काल आपका बिल्डिंग बन जाता है, कभी काल आप देखते कुछ चीजें छूट जाती हैं, मान लीजिए कहीं पेंट किया अच्छा नहीं हो पाया, दोबारा उसको आप काम करवाते हो, या कोई चीज टूट फूट गया उसको मरम्मत करवाते हैं। अब वहां तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट खर्चा होती है,
तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, उसको डेबिट साइड में। लास्ट में उसके बाद हम इस पे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या करता है, इसको चेक करता है कि वास्तव में जो कोई आइटम लिखा गया, ऐसा नहीं कोई चीज 100 रुपए थी उसको 1000 आपने लिख दिया, या आप 500 की चीज उसको 5000 बना दिया। तो ट्रायल बैलेंस हम चेक करते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका बैलेंसिंग मेथड और एक होता है आपका मैथमेटिक्स मेथड। दो होते हैं। बैलेंसिंग मतलब शेष विधि और एक होती है गणितीय विधि। शेष विधि में आप पढ़े होंगे बैलेंसिंग मेथड में, जिसमें कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करके हम चेक करते थे। मैथमेटिक्स मेथड में ये चेक करते हैं कि अगर मान लीजिए हमने डेबिट साइड जोड़ा 10,000 और इस साइड हमारा आ रहा, पता चला मतलब 10,000 था, इधर 1,00,000 आ रहा, तो आपको लगेगा एक जीरो ज्यादा कैसे हो गया। तो हम गणितीय विधि से उसको चेक करते हैं कि इसका मतलब कोई आइटम में कहीं 500 था, उसको हमने 5,000 लिख दिया, या कोई आइटम ऐसा है कि मान लीजिए 1000 था, उसको हमने 10,000 बनाया, उसमें एक जीरो ज्यादा हो गया। इस प्रकार से मैथमेटिक्स मेथड से उसको हम चेक करते हैं, सभी जितने उसमें आइटम लिखे जाते हैं। एडजस्टमेंट होता है, कभी काल कोई आइटम जिसको डेबिट में दिखाना था, कभी काल आप उसको क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं, और जो क्रेडिट था उसको डेबिट में दिखा देते हैं। तो उससे क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, सही जगह की चीज सही जगह रखना चाहिए। उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में आप क्या करते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट में आपका एक साइड एसेट्स, एक साइड लायबिलिटी, अर्थात फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट क्या करती है, व्यापार की स्थिति को बताती है कि व्यापार प्रॉफिट में है कि लॉस में। जैसे कभी कभी लोग दिखाते हैं कि बहुत सी लायबिलिटी दिखा देंगे कि भाई बहुत उधारी लिए हैं, इससे पता चलेगा आपका अगर उधारी बहुत लिए हैं लेकिन आपके पास एसेट्स बहुत ज्यादा तो नहीं है, तो इसका मतलब व्यापार की स्थिति ठीक नहीं। कभी काल होती है आपके पास लायबिलिटी बहुत कम है, लायबिलिटी कभी कभी दिखाया जाता है अगर आपके पास करंट लायबिलिटी ज्यादा है लेकिन फिक्स्ड लायबिलिटी कम है, प्लस आपका फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा है, तो इससे लगेगा कि व्यापार में कुछ गड़बड़ है। हो सकता है ये मिसबिहेव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं लोगों को, जनता को। क्या कि भाई अगर फिक्स्ड लायबिलिटी होती है तो आप मान लीजिए 10 साल 20 साल किसी से उधार लिए तो लगेगा कि व्यापार एक रनिंग प्रोसेस में है, काम करता है, इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर पता चला करंट क्रेडिट दिखाता है, अर्थात करंट लायबिलिटी दिखाता है और फिक्स्ड लायबिलिटी कम दिखाता है और फिक्स्ड एसेट ज्यादा दिखाता है, तो इससे पता चलेगा व्यापार की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत बेवकूफ बना रहा है। और जिसका फिक्स्ड लायबिलिटी अच्छा खासा है, करंट एसेट्स कम दिखता है और फिक्स्ड लायबिलिटी है, तो कहेंगे पैसा यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो। मिला जुला के यही बात कहता हूं, व्यापार की स्थिति बताती है कि भाई अगर उधारी मार्केट में ज्यादा आपकी चलती है तो ये भी ठीक नहीं है, और एसेट्स आपके पास ज्यादा बचे हैं, तो इसका मतलब उधारी लेके आप माल बेचते खरीदते, लेकिन व्यापार में रनिंग कुछ नहीं। अगर आपके पास पता चला गया फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा आपके मार्केट में अच्छा काम कर रही, घट रही है, और आपके पास करंट लायबिलिटी ठीक ठाक है, इसका मतलब व्यापार ठीक ठाक चलता है। इस चीज को काफी बारीकी आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, ये सब चीजें व्यापार की स्थिति बताती हैं, जो कि हम बैलेंस शीट के माध्यम से चेक करते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपका होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंटर। उसके बाद इसमें पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कन्वर्जन अकाउंटिंग क्या है, इसके बारे में समझते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका एक बेसिक मेजर है, पैमाना, जिसके आधार पे आप जैसे AS21 पढ़ोगे, AS23 पढ़ोगे, AS24 पढ़ोगे, AS8 पढ़ोगे, AS9 पढ़ोगे, क्या कहता है ये हर एक आइटम के बारे में बात करता है, गुडविल के बारे में बात करेगा, पेटेंट के बारे में बात करेगा, कारपोरेट के बारे में बात करेगा। ये सब कुछ किससे जुड़ा होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। एक प्रकार से जैसे क्रिमिनल लॉ होता है, आप क्रिमिनल जो अपराधी लोग होते हैं तो आप पढ़ते होंगे भाई इनको कौन सजा दिया जाता है, इनको 302 दे दो, इनको 307 दे दो, इनको फांसी पे टांग दो, या इनको मुजरिम दे दो, या जीवन कारावास दो। ठीक उसी प्रकार से अकाउंटिंग का एक स्टैंडर्ड, एक मेजर है, कौन सा सेक्शन में किस आइटम को रखना चाहिए और किस सेक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे 80G आप पढ़ोगे, 88G पढ़ते हो, आगे जब आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स चैप्टर, तो ठीक उसी प्रकार से आपका एएस अकाउंटिंग ये बात करता है कौन से आइटम को गुडविल, जैसे मान लीजिए कारपोरेट में किसको दिखाओगे, या इनकम टैक्स किस में आप दिखाओगे, या कॉस्ट अकाउंटिंग किस में आप दिखाओगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस में आप दिखाओगे। तो एक प्रकार से सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करता है, सब कुछ वो बताता है।
कि AS3, AS4, AS24, AS26 ये सभी आइटम नहीं, बल्कि ये बेसिक एक फार्मूला है, एक सेक्शन ये बताता है किस अधिनियम के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग के जो अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग कौन सा चीज किसमें आप शो करते हो, दिखाते हो। इससे पता चलेगा हाँ कि इन्होंने अगर 24 दिखा, डिडक्शन की बात किया, कर छूट की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में क्या ये चीज इसमें दिखता है, या मान लीजिए AS24 या 12 की बात किया, कारपोरेट की बात कर रहे हैं इसमें, चलो ठीक है, कारपोरेट में शेयर किस रेट पे बिका है, या सब्सक्रिप्शन कितना शेयर है, या पेड अप शेयर कितने हैं, अनपेड अप शेयर कितने हैं। तो ये जो आप पूरा बेसिक चीज पढ़ते हो ना, किससे जुड़ा होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। इसके आधार पे आप सब कुछ काम करते हैं। अगर इसका रूल आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको बैलेंस शीट ठीक नहीं होगा, और बैलेंस शीट ठीक नहीं होगा तो आपके व्यापार की स्थिति ठीक नहीं होगा। तो एक प्रकार से जैसे आप क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं अपराधी के बारे में कि कौन सा इस पे सजा दिया जाना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से अकाउंटिंग का ये बेसिक आधार है। इससे पता चलेगा कौन सा आइटम किस में दिखाया गया। ऐसा नहीं कोई आइटम पता चला सेल्स का था, आप उसको परचेज दिखा दिए, या सेल्स रिटर्न था उसको पता पेमेंट आप दिखा दिए, तो इसके अकाउंटिंग वो चेक किया जाता है बैलेंस शीट में, वास्तव में वो आइटम करंट लायबिलिटी में है कि नहीं है, करंट एसेट्स में है कि नहीं है, पेटेंट जो वास्तव में होता है वो है कि नहीं है, कॉपीराइट सही दिखाया कि नहीं दिखाया है, गुडविल सही वास्तव में दिख रहा है कि नहीं, एस तो जैसे एंड की बात करेगा क्या गुडविल सही है कि नहीं है, ये इसके माध्यम से हम चेक करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इसमें आप क्या क्या पढ़ते हो, जैसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, डुअल एस्पेक्ट क्या है, इस प्रकार के आपको लगभग 8-9 इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं। या बिजनेस एंटिटी क्या है, 2-4 के बारे में बात कर देते हैं। देखिए पहला क्या होता है आपका, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स उसे बोलते हैं जहां पर कोई व्यापारी व्यापार, मान लीजिए मैं हूं, अगर मुझे बोले मैं एक शिक्षक हूं, मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं एक टीचर नहीं हूं, मैं एक प्रोफेसर नहीं हूं। क्यों, आप कहेंगे क्यों नहीं, आप तो पढ़ाते हो। ना ना ना, मैं उस पोस्ट पे काम करता हूं। जैसे कोई बोले कि देश के प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं है, उस पोस्ट पे जब कोई बैठता है ना तो उससे उनको जोड़ दिया जाता है। अगर मैं यहाँ इस बोर्ड के पास पढ़ाता हूं तो मैं इसके काम करता हूं, मैं एज ए इसका सर्वेंट हूं, नौकर हूं, मैं उस पर काम करता हूं, मैं कुछ नहीं हूं। इसीलिए बिजनेस एंटिटी क्या कहता है, कोई व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं होता है, बिजनेस अलग है, मैन अलग है, इन दोनों को वो सेपरेट करता है, इसलिए उसका नाम दिया गया क्या, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा इसी में और बात करते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप कभी बिजनेस शुरुआत करते हैं, ऐसा नहीं कि बिजनेस आज शुरू किया कल रुक जाए, बिजनेस हमेशा चलता है और चलता रहेगा। और बिजनेस जब भी आप शुरुआत करेंगे तो उसका एक बेसिक एक फाइनल ईयर आएगा जिसमें आप सब कुछ चेक करते हैं, तो उसको गोइंग कंसर्न मतलब ये चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा कि मैंने अगर यहाँ चलो बिजनेस ठप कर दिया तो आज रुक गया, नहीं, तब भी बिजनेस चलता रहेगा। ये चीज उसकी बात करता है, आप नहीं समझे, ये कहना चाह रहे गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस का ये सर्कल ही चलता रहेगा, आप नहीं चलाएगा तो कोई और चलाएगा, चलता रहेगा। ये धरती अपनी धुरी पकड़ चल रही तो चल रही है ना, रुकी थोड़ी है। तो बिजनेस को ही बात कर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अगला बात करता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट उससे बोलते हैं जिसमें डबल एंट्री सिस्टम की बात करता है, जो ये था जैसे हर अकाउंट में डुअल है, डेबिट है क्रेडिट है, डेबिट है क्रेडिट है, डेबिट है क्रेडिट है। तो यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम की बात करेंगे, एक के लिए डेबिट होगा तो दूसरे के लिए क्रेडिट होगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और इसमें आता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है जब आप कोई चीज व्यापार करते हो, चाहे आप लीटर में कोई चीज बेचते हो, चाहे मीटर में बेचते हो, चाहे किलो में बेचते हो या वेटेड में बेचते हो, उसका आप क्या करते हो, मनी मेजरमेंट करते हैं, उसको आप नापते हैं, तौलते हैं और पैसे में उसको तुलना करते हैं। इस प्रकार से उसमें कई कॉन्सेप्ट आते हैं दोस्तों, मैंने बस इतना बताया। अब बात कर देते कन्वर्जन अकाउंट। कन्वर्जन अकाउंटिंग क्या है, इसी से जुड़ा हुआ चीज होता है, कुछ चीजें इसमें आपका कन्वर्जन बात करता है कि व्यापार जो आपका अकाउंटिंग होता है आप उसको किस में चेंज किया जा सकता है, किस चीज में चेंज, मतलब जैसे कि आप बेसिक ऐसे समझ जाओ, जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे CO2, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, या H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, जल। ठीक उसी प्रकार से कन्वर्जन का एक बेसिक आधार है, इसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते, वही रहेगा। उसके आधार पर आप अकाउंटिंग बनाएंगे, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग बनाएंगे, ये सब बात कौन करता है, कन्वर्जन के, बस और कुछ नहीं। तो हमने बात किया किस पे, फाइनल अकाउंटिंग।
और 2-3 चैप्टर और इसमें आप पढ़ेंगे। एक होता आपका ज्वाइंट वेंचर, और एक होता पार्टनरशिप, और एक होता इंसॉल्वेंसी। ज्वाइंट वेंचर, पार्टनरशिप, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पार्टनरशिप में क्या क्या होता है? पार्टनरशिप का एडमिशन, पार्टनरशिप का रिटायरमेंट, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप का डेथ होना। अभी क्या है इसको, क्यों कंपनी एक्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें जो आपका एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट होता है 1932, इसके अधीन क्या करता, पार्टनरशिप एक एक्ट बनाया गया। पार्टनरशिप का मतलब क्या भाई, दो व्यक्ति मिलकर के बिजनेस करते हैं, लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक डीड बनाना पड़ता है। डीड में कम से कम 6% होना बहुत जरूरी, कुछ पैसे का। डीड के अकॉर्डिंग क्या होता है, कल मान लीजिए दो पार्टनर आपस में भिड़ गए, मारपीट कर रहे हैं, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई बोलेगा नहीं आपने पैसे चोरी किया, बोलेगा नहीं आपने ज्यादा चोरी किया। तो डीड के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब कभी आप कोर्ट कचहरी जाएंगे, उसके आधार पर दोनों का फैसला का निर्णय लिया जाता है। इसलिए शुरुआत पहले आप एक डीड बनाएंगे। डीड के अकॉर्डिंग जो लोग जब मिल करके कभी 30% शेयर लगाया, कोई 80% लगाया, कोई 70% लगाया, तो ये पूरा रेशियो की बात का, उस रेशियो के आधार पर लोग अपना प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। तो उसमें रेशियो बनता है, हमेशा अनुपात में पैसा बढ़ता है, कितना कैपिटल था जितना प्रॉफिट बनता, आपस में बांटो, अपना मेथड लगाओ, जो आपको लगाना अपने हिसाब से बांटो। तो कभी पार्टनरशिप का एडमिशन होगा, कभी पार्टनरशिप का रिटायरमेंट, एडमिशन हुआ तो जुड़ गए, रिटायरमेंट होगा, पैसा घटेगा तो माइनस होगा। कभी पार्टनरशिप का डेथ हो जाना, कोई पार्टनरशिप मर गया, या कभी कोई पार्टनरशिप स्लीपिंग पार्टनरशिप होता है, पैसा लगा दिया घर बैठा है, उसको स्लीपिंग पार्टनरशिप बोलते हैं। एक पार्टनरशिप होता है आपका डिसोल्यूशन, कोई विघटन हो गया, तो एडमिशन होना, डिसोल्यूशन होना, डेथ होना, रिटायरमेंट होना, और इस प्रकार से पार्टनरशिप का अलग अलग क्राइटेरिया बनता है। तो एडमिशन के समय रेशियो क्या होगा, रिटायरमेंट के समय किस रेशियो में बांटेंगे, डेथ हो गया, कोई पार्टनरशिप मर गया तो उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा उसको बांट को देना पड़ेगा। उसके कोई अगर घर परिवार से जुड़ा होगा तो उसको भी, अगर कभी काल माइनर होता है तो माइनर पार्टनरशिप अगर जुड़ता है तो प्रॉफिट का हिस्सेदार होगा, लेकिन लॉस का हिस्सेदार कभी नहीं होगा। इस कुछ चीज को, बारीकी चीज आपको याद रखना है। तो उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स होता है, उसको प्रैक्टिस कभी करा देंगे, एक आध दो क्वेश्चन लाके। उसी से जुड़ा हुआ आपका होता है ज्वाइंट वेंचर। ठीक इसी प्रकार से ज्वाइंट मतलब 2-3 लोग ए और बी सी मिल करके कोई ज्वाइंट वेंचर अपना अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके ठीक सी पार्टनरशिप के तरीके से भी पूरा सेम टू सेम होता है। और एक चैप्टर आपका होता है इसी में इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मीन्स होता है दिवालिया हो जाना। अब दिवालिया का मतलब क्या होना, पता चला आप लाखों रुपए व्यापार शुरू किए, आपकी बिक्री 80,000 हुआ, 20,000 आपका लॉस हो गया, तो आप अपनी भरपाई कहाँ से करेंगे। आप पता चला अपना घर का कुछ कीमती चीज बेचते हैं, या आप कहीं रोड किनारे कोई जमीन था गिरवी रख दिए, तो जब आप घाटे में चले जाते हैं, इसी बोलते हैं दिवालियापन आ जाना। ठीक है, तो उसका भी एक चैप्टर होता है दी इंसॉल्वेंसी। तो ये सब मिला करके आपका होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनल अकाउंटिंग। अब दूसरा अकाउंटिंग आपका आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि आज इतना ही करें, आज इतना ही करते हैं, कल बताएंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कारपोरेट अकाउंटिंग, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आज इतना ही दोस्तों, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते, थैंक यू वेरी मच।